हाँ तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारी कक्षा 8 के प्रश्नावली 2.4 के शेष सवालों के बारे में। पिछली वीडियो में हम बात कर चुके थे प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 5। अब हम बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 6 7 8 9 और 10 के बारे में। तो देखिए 6 7 8 9 10 के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हमारे बोर्ड पर एक प्रश्न लिखा हुआ है, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है कि माहौली गाँव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित किया गया है। ये जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 और 6, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 6 और इसके बाद में भी हैं 1 2 7 7 8वां क्वेश्चन, 6 7 8 क्वेश्चन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बोर्ड की दृष्टि से आपको 100% एक ना एक क्वेश्चन में से बोर्ड में देखने को मिल जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर क्या है, माहौली एक गांव है, इसमें एक तंग आयताकार भूखंड जो है विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। जैसे देखो हम बात करते हैं, मानो कि हमारा क्या है, एक माहौली गांव है। क्या है हमारा? माहौली गांव है पूरा ये। तो इसके अंदर एक आयताकार भूखंड है, एक आयताकार कोई हिस्सा है। क्या है? एक आयताकार हिस्सा है जिसमें हमको क्या बनाना है? स्कूल बनाना है, विद्यालय हमको इसमें बनाना है। अब आगे देखिए, इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात क्रमशः 11:4 है। तो लंबाई और चौड़ाई में अनुपात हमको कितना दिया हुआ है? तो देखिए अनुपात जो है हमको 11:4 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम इसकी मानते हैं, माना लंबाई बराबर, अनुपात को हम x के पद में मान लेते हैं, तो और चौड़ाई बराबर कितनी हो जाएगी? 4x। तो देखिए सवाल में इधर देखिए, तो लंबाई हमारे पास कितनी हो जाती है? हमारे पास 11x। ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई हमारे पास? 11x। इसी प्रकार चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाती है हमारे पास? 4x। ठीक है, ये तरीके से हमारा क्या है, एक स्कूल है इस गांव के अंदर। अब देखिए ग्राम पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने के लिए, तो ग्राम पंचायत को इसकी बाढ़ कराने के लिए मतलब ये जो स्कूल है इसके चारों ओर, ये जो भूखंड है इसके चारों ओर कोई बाढ़ लगानी है। बाढ़ का मतलब किस तरीके से उसको बाउंड्री करानी है, तार लगवानी है या उसको पैक करवाना है। ठीक है, 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपये का व्यय करने होंगे। तो उनको 100 रुपये प्रति मीटर की दर से कितने रुपये खर्च हो रहे हैं? उनके 75,000 रुपये। उनके टोटल रुपये खर्च हो रहे हैं 75,000 रुपये। और 100 मीटर पर कितने हो रहे हैं? 75,000। हमेशा रुपये प्रति मीटर दिया होता है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ? 100 रुपये प्रति मीटर। तो 100 मीटर का अगर एरिया है तो उसके 75,000 रुपये खर्च होते हैं। तो बताइए भूखंड की माप क्या है, डायमेंशन क्या है? डायमेंशन का मतलब ऊपर भूखंड की जो लंबाई और चौड़ाई है वो हमको ज्ञात करनी है। तो आप ये चीज़ देखिए, अगर मेरे पास इसकी परिमाप दिया हुआ था भूखंड का, अगर मेरे पास परिमाप होता तो मैं इसको परिमाप के सूत्र में जमा कर लंबाई और चौड़ाई इसकी निकाल सकता था, लेकिन हमारे पास परिमाप ज्ञात नहीं है। तो देखिए मैं इसका परिमाप किस तरीके से ज्ञात करता हूँ। भूखंड का परिमाप बराबर, आप देखिए परिमाप क्या होगा, यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ लगाना तो यहाँ से घूम फिर के मुझे वापस यहीं पर आना पड़ेगा कि नहीं? इस बिंदु से स्टार्ट करूँ मैं अगर बाढ़ लगाना A B C D, तो A से घूमकर A B B C C D और D तक वापस हमको आना पड़ेगा। वो कह रहा है यहाँ तक हमारे कितने रुपये खर्च हो रहे हैं? 75,000 रुपये खर्च हो रहे हैं टोटल। इसमें तो हो रहे पूरे में 75,000 रुपये। और 100 मीटर पर कितने हो रहे हैं? 100 रुपये प्रति मीटर की दर से। ठीक है, अब देखिए 100 रुपये प्रति मीटर की दर से, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कुल रुपये बटे कुल रुपये बटे। अब इसमें दिख रहा है आपको, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि जो हमारे रुपए दिए हुए हैं उसमें हमको तो क्या करना है, हमको कुल रुपये कितने हमारे पास? 75,000। उसमें भाग दें 100 रुपये प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर पर कितने रुपये लग रहे हैं हमारे? 100 रुपये। तो मैं बोलता हूँ 1 मीटर का व्यय, 1 मीटर का व्यय। तो बताइए कुल रुपये कितने हमारे पास? 75,000 रुपये। और उसमें व्यय कितना हो रहा है? 75,000 रुपये में ये तो टोटल रुपये हैं, और 1 मीटर पर कितने लग रहे हैं? 100। इनको जो हम कैंसिल करते हैं तो देखो 2 जीरो से जीरो कितने आते हैं हमारे पास? 750। अब ये क्या आएगा? मीटर आएगा। क्या है? परिमाप है, इसलिए मीटर में आएगा। और रुपये से रुपये कैंसिल हो गए हमारे। इसमें भाग क्यों दिया? इसमें भाग ये दिया इनको परिमाप ज्ञात करने के लिए, क्योंकि ये जो 75,000 रुपये हैं वो पूरे परिमाप पर ही तो खर्च हुए हैं, और 1 मीटर पर 100 रुपये खर्च हो रहे हैं। तो टोटल कितना मीटर हो गया? 750 मीटर। आप देख लो, मैं बोलता हूँ 1 मीटर पर 100 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो 750 मीटर पर कितने होंगे? इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा से हमारा वही 75,000 आ जाएगा कि नहीं? ठीक है, हमारे पास परिमाप आ चुका है। हमको लंबाई चौड़ाई याद करनी है, अब तो बहुत ही ईजी सवाल हो गया। तो देखिए आयताकार भूखंड का परिमाप बराबर
हमारे पास आ चुका है कितना 750 मीटर। परिमाप का हम सूत्र लगाते हैं तो क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 750 मीटर। 2 इंटू एल प्लस बी बराबर, तो देखिए लंबाई कितनी है हमारे पास 11x, चौड़ाई कितनी है हमारे पास 4x बराबर 750। जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो 11 और 4 कितना x हो जाता है हमारे पास 15x बराबर 750 हो जाता है। अब देखिए जब इनको सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 दूना कितने x हो जाते हैं हमारे पास 30x बराबर 750। जब हम x की वैल्यू निकालते हैं तो 750 डिवाइडेड बाई 3, इसको जब हम काटते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास, इसको काटेंगे 3 से करीब 25 बार 250, कितनी आ जाती है x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है 250। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है 250 आ चुकी है। 250 हमने x क्या माना था, हमने x जो है हमने माना था हमारे लिए x, हमने अनुपात के साथ हमने एक वेरिएबल लगाया था x। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं हम आगे। अब ये 250 नहीं आएगी, इसमें क्या है देखो 30 है तो 3 का भाग थोड़ी देंगे हम, 30 का भाग देंगे ना। तो देखिए यहाँ पे कितना होगा ये 30 होगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी तो x का मान कितना आ जाता है 25। x का मान कितना आ गया हमारे पास 25। अब देखिए हमको क्या ज्ञात करनी है भूखंड की माप लंबाई और चौड़ाई। तो हम बात करते हैं भूखंड की माप लंबाई और चौड़ाई की, तो हम लिखते हैं इसलिए भूखंड की लंबाई बराबर कितनी मानी थी हमने 11x, तो 11 गुणा 25। जब हम इसको सोल्व करते हैं देखो 25 से कम 25 की 5 का हासिल लग गई 2, 25 से कम 25 हो तो कितना हो जाता है 27, 275 मीटर हमारी क्या हो गई लंबाई हो गई। अब बात करते हैं हम चौड़ाई की। चौड़ाई मान ली थी हमने 4x, 4 मल्टीप्लाई 25 कितनी हो गई 100 मीटर। तो हमारे पास उसकी लंबाई और चौड़ाई आ चुकी है। आप इनको भी देखो, इनको दोनों को जोड़ो, उसका डबल करो, और उसके बाद में हमारा 750 है। देखो 275 और 100 को जोड़ूंगा हम कितना हो गया 375 हो गया, और 375 को जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 750 आ जाएगा। तो ये हमारा परिमाप है, इसका मतलब हमारा ये आंसर जो है बिल्कुल सही है। इस तरीके से हम इस आयताकार भूखंड की डायमेंशन और लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर चुके हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के बारे में। देखिए हम बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 7। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, हसन स्कूल की वर्दी, स्कूल की ड्रेस बनाने के लिए 2 प्रकार से कपड़ा खरीद रहा है। 2 प्रकार से कपड़ा कैसे खरीदा है, तो ड्रेस बनाने के लिए एक पैंट का कपड़ा खरीदना पड़ेगा, एक शर्ट का कपड़ा खरीदना पड़ेगा। देखिए इसमें कमीज के कपड़े का, कमीज का मतलब होगा शर्ट, शर्ट के कपड़े का भाव कितना है 50 रुपये प्रति मीटर। शर्ट के कपड़े का भाव है 50 रुपये प्रति मीटर। तो शर्ट कितने की आ रही है 1 मीटर शर्ट कितने की आ रही है, शर्ट मीटर का कपड़ा जो है 50 रुपये का आता है। पतलून का मतलब पैंट बोल सकते हैं, पजामा बोल सकते हैं, तो उसका जो कपड़ा है वो 1 मीटर का कपड़ा जो है 90 रुपये का आता है। ठीक है भाई, कमीज के लिए कमीज के 3 मीटर, अगर कमीज का कपड़ा उसको 3 मीटर चाहिए तो पतलून का कपड़ा उसको कितना चाहिए 2 मीटर लेना पड़ेगा। वह इस कपड़े को कम से इतने इतने % लाभ पर बेचकर इतना रुपये प्राप्त करता है। तो बताइए कपड़ा खरीद। अब देखिए हसन है हमारा, क्या है ये हसन है, इसने क्या किया है, एक तो कमीज खरीदी है और एक पतलून खरीदी है। समझिए, थोड़ा सा समझ लेते हैं हम इसको। पहले खरीदी है, कमीज के कपड़े का भाव जो है 50 रुपये प्रति मीटर है, तथा पतलून का 90 रुपये प्रति मीटर है। तो आप ये सोचिए, और कमीज कितना खरीदा, कमीज के लिए प्रत्येक 3 मीटर कपड़ा अगर उसने खरीदा तो पतलून का कितना खरीदा 2 मीटर। एक तरीके से इसकी मात्रा है, एक इस तरीके से हम इसको अनुपात मानेंगे। क्या मानेंगे, ये नहीं है कि उसने कमीज का कपड़ा 3 मीटर खरीदा है और उसका, अगर वो 3 मीटर बुरसेट अगर 3 मीटर से चलती है तो पतलून कितने मीटर से बनेगा 2 मीटर कपड़े से बनेगा। तो एक तरीके से क्या है, एक तरीका का रेशो है। अब वो कह रहा है आपसे कि भाई कमीज के 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। अब कमीज का भाव कितना है 50 है या नहीं, तो कमीज कितने की आ रही है, मान लो भाई ये कमीज कितने की आ जाएगी, कमीज का जो भाव है वो कितना है 50 रुपये प्रति मीटर, और इसका कितना है 90 रुपये प्रति मीटर। ये चीज़ हमको दी हुई है, हम थोड़ा सा समझ रहे हैं, क्वेश्चन को भी टैली कर रहे हैं। और इसके बाद इसमें कमीज पर हमको जो लाभ है, जो मुनाफा है वो 12% दिया हुआ है, और इसके अंदर कितना दिया हुआ है 10% दिया हुआ है। अब हमको पूछा है कि उसने पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा, कपड़ा की मात्रा खरीदी है। तो आप बोलेंगे सर 2 मीटर कपड़ा खरीदा तो है, लेकिन ये मात्रा थोड़ी है, कपड़े की मात्रा नहीं है, एक तरीके से एक रेशो है, एक अनुपात है। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, यहाँ वर्दी का अनुपात लगा देते हैं हम। देखिए वर्दी का अनुपात कितना दिया हुआ है हमको, ये जो 3 और रेशो 2 होगा, कितना होगा 3:2 होगा अनुपात। कैसे होगा,
कि अगर यदि शर्ट 3 मीटर में से चलती है तो पतलून जो है 2 मीटर चलती है, एक तरीके से अनुपात हो गया। अब देखिए मान लेते हैं हम, माना कमीज का कपड़ा बराबर अनुपात माना है तो 3x हो जाएगा कि नहीं। कपड़ा कितना हो गया हमारे पास, 3x हो गया। अब कमीज के कपड़े का भाव कितना है, 50 रुपये प्रति मीटर। जब कपड़ा जो खरीदा है वो 3x रुपये में खरीदा है तो कमीज के रुपये कितने रुपए में होंगे कमीज, 3x गुना 50 रुपये, 3x गुना 50 बराबर 150x रुपये। कमीज कितने में खरीदी है उसने, 150x रुपये में खरीदी है कि नहीं। या फिर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, कमीज का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, कमीज का क्या बोल सकता हूँ मैं इसको, क्रय मूल्य। कमीज का कितना हो गया, क्रय मूल्य कितने रुपये में खरीदी कमीज उसने, 150x रुपये में। अब देखिए ये तो कमीज हो गई हमारी। इस तरीके से हम बोलते हैं, माना चलो कमीज का क्रय मूल्य होगा, कमीज पर हम लाभ और निकाल लेते हैं। कमीज पर लाभ कितना दिया हुआ हमको, 12%। देखिए कमीज पर लाभ कितना हो रहा है, उसने दिया हमको 12%। कितना दे रखा है, 12%। तो किस पर हुआ है कमीज पर लाभ, कमीज पर हम लाभ लगा रहे हैं परसेंट का, तो कुल क्रय मूल्य कितना है, 150x रुपये। भाई जिसका खरीदा 150x रुपये का कितना प्रतिशत लाभ हुआ है, 12% लाभ हुआ है। और हम इस लाभ को क्रय मूल्य वाले सूत्र से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लाभ को हम क्रय मूल्य वाले सूत्र से निकाल सकते हैं। देखिए 150x रुपये का मतलब होता है गुणा का चिन्ह, और 12% का मतलब 12 है, प्रतिशत को हटाया, 100 का भाग लगाया। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं हम। देखो एक जीरो से एक जीरो कट जाती है, जब इसको 5 से काटते हैं 5 तिया के 15 और 5 दूनी 10 हो जाता है। 2 से जब मैं इसको काटता हूँ 6 और 6 कितना हो जाता है मेरे पास, 18x रुपये। ये क्या आ गया मेरे पास, उस कमीज का लाभ आ गया। भाई देखो कमीज कितने रुपए में खरीदी है, 150x रुपये में, और 18 रुपये का लाभ हुआ है। 150 रुपये में कोई चीज़ खरीदी है, 18 का लाभ हो गया, तो हम कमीज का विक्रय मूल्य भी निकाल लेते हैं। यहीं पर कमीज का क्या निकाल लेते हैं हम, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब कितने में बेचा है, तो भाई 150 रुपये में तो ख़रीदा था और 18x रुपये में बेचा है, तो बेचने वाला मूल्य जो है हमारे पास 168x रुपये हो जाता है। ये चीज़ अच्छी तरीके से आपके समझ आ चुकी होगी। अब यही काम सेम काम किसके लिए करना है, अभी तक हमने किया कमीज के लिए, अब हम करने वाले हैं इसके लिए पतलून के लिए। तो माना पतलून का कपड़ा कितना हो जाएगा हमारे पास, अनुपात को लेंगे तो 2x हो जाएगा कि नहीं, 2x मीटर बोल सकता हूँ मैं इसको, यहाँ भी हम इसको मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, और कपड़ा है। अब मैं लिखूँ पतलून का क्रय मूल्य। अब पतलून का क्रय मूल्य की हम बात करें तो देखिए 2x मीटर कपड़ा कितने के भाव से ख़रीदा जा रहा है, 90 रुपये प्रति मीटर के भाव से, तो 180x रुपये हो जाता है कि नहीं। क्रय मूल्य कितना हो जाता है हमारे पास, 180x रुपये हो जाता है। अब बात करते हैं हम इसकी विक्रय मूल्य की। कमीज पर लाभ हमको दिया हुआ है तो लाभ निकाल लेते हैं पहले। पतलून पर लाभ, पतलून पर लाभ कितना होगा, लाभ दिया है हमको 10%, तो लाभ कितना होगा, 180x रुपये पर कितना लाभ हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 180x गुना 10/100, तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाती है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दोबारा कितना आ गया ये, वही 18x रुपये। इस पर भी कितना लाभ आ गया, 18x रुपये लाभ आ गया। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारे पास लाभ आ चुका है, क्रय मूल्य आ चुका है, तो हम इसका आसानी से विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। लाभ में क्रय मूल्य को जो, तो देखिए इसका हम क्या निकालते हैं, अब की बार इसका विक्रय मूल्य निकालते हैं। तो विक्रय मूल्य देखते मैं लिखता हूँ पतलून का विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारे पास 180x रुपये में खरीदी थी, 18x रुपये का उसमें लाभ हुआ, तो 198x रुपये क्या हो गया हमारे पास, विक्रय मूल्य हो चुका है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको इस लाइन को देखिए, इस कपड़े को क्रम से इतने इतने लाभ पर बेचकर को कितने रुपए प्राप्त हुए, इतने, तो ये उसको क्या हो गया, इतने रुपए प्राप्त हो गए, तो ये उसकी क्या हो गई, सेविंग हो गई। तो देखिए इतने रुपए प्राप्त हुए, उसका क्रय मूल्य हुआ। तो अब देखे थे हम, मैं जोड़ता हूँ, देखिए वर्दी का कुल क्रय मूल्य क्या होगा भाई साहब, कुल क्रय मूल्य क्या होगा, जितने में वर्दी जितने में कमीज खरीदी प्लस पतलून दोनों का होगा कि नहीं। तो कमीज कितने रुपए में खरीदी थी हमने, 150x रुपये में। कितने में खरीदी थी कमीज हमने, 150x रुपये में। और ये कितने में खरीदी थी हमने, 168x रुपये में। कितने में खरीदी थी, 168x रुपये में। तो कमीज हमने कितने में खरीदी है, अगर मैं दोनों के क्रय मूल्य की बात करूँ
तो दोनों के क्रय मूल्य को जोड़ देंगे, कमीज और वर्दी का। और विक्रय मूल्य की बात करूँ तो दोनों के अगर विक्रय मूल्य की चाहिए तो हमको विक्रय मूल्य जोड़ देंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे इस क्रय मूल्य को जोड़ने से हमको कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि हमको विक्रय मूल्य के बाद में पैसा मिलेगा ना। तो हम इसको यहाँ का ऐसा करते हैं, हम इसके विक्रय मूल्य को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? हम इसके विक्रय मूल्य को जोड़ते हैं। सेलिंग प्राइस को हम इसकी जोड़ते हैं। तो सेलिंग प्राइस कितनी है? इसकी कितनी है? 168 रुपये, और इसकी कितनी है? 190 रुपये। जब हम इनको जोड़ते हैं तो देखिए 8 और 8 16 की 6 का हासिल लग गई 1, 9 और 6 15 और 1 16 की 6 को हासिल लग गई 1, 1 2 1 कितना हो गया? 3। तो किन 366 रुपये। ये दोनों वस्तुओं का पूरी वर्दी का इसमें कमीज है और ये पतलून है। दोनों का क्या आ चुका है हमारे पास? विक्रय मूल्य आ चुका है। अब दोनों का जब विक्रय मूल्य आ चुका है तो इसमें क्या करना है? देखिए इधर लिख लेते हैं उसको हम थोड़ा। विक्रय मूल्य जब हमारे पास आ चुका है तो हमें देखिए, और हमको दिया कितना है? ये तो हमारे अनुसार x की फॉर्म में हमारे पास विक्रय मूल्य आ गया है। देखिए प्रश्नानुसार, देखिए मैं लिख सकता हूँ 366x जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 36,600 के। क्यों हुआ इसके बराबर? ये भी एक तरीके से बेचने पर प्राप्त क्या है? विक्रय मूल्य का मतलब इतने में बेच दिया, और जितने रुपए में बेचा है वो रुपये हमारा सारा जेब में ही तो जाएगा। तो 366 रुपये हमारे जेब में है, और इधर कितना जेब में है हमारे पास? 36,600 रुपये हमारी जेब में है। जब हम देखिए यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बटे 366, इसको जब हम कैंसिल करते हैं तो एक बार कट जाता है। कितना आ गया x की वैल्यू? x की वैल्यू आ गई हमारे पास 100। x की वैल्यू कितने आ गई हमारे पास? 100। अब उसने हमसे क्या पूछा था? पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदना पड़ेगा। तो देखिए इसलिए पतलून के लिए कपड़ा कितना माना है आपने अनुपात में लेकर? कपड़ा बराबर, देखिए ये तो अनुपात था 3, तो कमीज का कपड़ा 3x, पतलून का कपड़ा 2x। कितना माना तुमने? 2x। तो कितना हो जाएगा? 2 गुणा 100 बराबर 200 मीटर। उसने इतना ही पूछा है तो इतना सॉल्व कर सकते हैं। अगर आगे कोई पूछता है हमसे कि कमीज के लिए कितना कपड़ा होगा, 3x बराबर 3 गुना 100 इज इक्वल टू 300 मीटर। इस तरीके से हमारा ये प्रश्न हल हो जाता है, जिसमें क्या होगा? कमीज के कपड़े का अनुपात हो जाता है, और कमीज के कपड़े और वर्दी का जो हमारा अनुपात दिया था उसमें कमीज के कपड़े की मात्रा आ गई हमारे पास, और पतलून के कपड़े की मात्रा आ चुकी है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में। देखिए हम इस प्रश्न की बात करने वाले हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, हिरणों के एक झुंड है। हिरणों का क्या है? एक झुंड है। हिरणों का एक झुंड है। देखिए उसमें क्या कह रहा है वो कि हिरण है। जैसे हिरणों का क्या है? एक झुंड है। उसमें कितने तरीके के हिरण हैं? देखिए कुछ तो आधे तो मैदान में चरने वाले हैं। क्या हैं? मैदान में चरने वाले हैं। और कुछ जो है शेष का 3/4 जो है पड़ोस में रहने वाले, पड़ोस में खेलने वाले। तो कुछ क्या है? खेलने वाले हैं। और कुछ क्या है? तालाब में पानी पीने वाले। 3 तरीके के हिरण जो है हमारे 3 तरीके का काम कर रहे हैं। तो बताइए कुल हिरणों की संख्या कितनी है? देखिए अब स्टार्ट करते हैं प्रश्न से। तो हमको सबसे हिरणों की संख्या ज्ञात करें, कुल हिरण कितने हैं। तो मैं मान लेता हूँ, माना हिरणों की संख्या बराबर x मान लेते हैं। हमारे पास क्या हो गए? कुल हिरण हो गए। ऐसा बोल सकता हूँ इसको, कुल हिरणों की संख्या, टोटल जो हिरण है, टोटल जो हिरण है हमारे पास उनकी संख्या कितनी हुई? x। अब देखिए प्रश्नानुसार एक झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है। तो मैदान में चरने वाले, मैदान में चरने वाले जो हिरण हैं हमारे पास वो कितने हैं? आधा भाग। तो हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है। तो x का आधा कितना होगा? x बटे 2 हुआ कि नहीं? तो मैदान में चरने वाले हिरण कितने हो गए हमारे पास? x बटे 2 हो गए। कह रहा शेष का, आगे में जाइए, शेष का तो पहले शेष तो निकालिए। शेष हिरण, आपके पास कुल हिरण कितने थे? x, और x बटे 2 हिरण क्या है? मैदान में चरने चले गए। तो कितने बचे हमारे पास? देखिए एक है, एक में से आधा गया तो हमारे पास आधा ही बचेगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 और 1 का एलसीएम लेंगे 2, 1 का भाग मैं 2 में दूंगा 2 बार जाएगा। और देखो सॉल्व करके बताता हूँ मैं आपको। इसको 2 से लेंगे, 1 का भाग 2 में दूंगा 2 बार जाएगा, 2 को x से गुणा करूँगा 2x, 2 में 2 का भाग दूंगा 1 बार जाएगा, और 1 को x से गुणा करूँगा तो x। तो कितना आ गया हमारे पास? x बटे 2। ये कितने शेष हिरण है? कितने हिरण है? शेष हिरण। अब आगे देखिए, शेष का 3/4 पड़ोस में खेल रहा है। तो पड़ोस में खेलने वाले, पड़ोस में खेलने वाले हिरण, शेष का 3/4, शेष कितना था हमारे पास? x बटे 2, इसका 3/4 मतलब 3/4। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 3 गुणा x,
बटे 8। ये कितने हैं? पड़ोस में खेलने वाले हिरण हैं। देखिए क्या कहा, शेष अगर यहाँ पर शब्द नहीं होता तो शेष अगर यहाँ पर शब्द नहीं होता तो डायरेक्ट इस x बटे 2 का अपन कर सकते थे। ठीक है, अब देखिए ये हो गए हमारे पास इतने हिरण कह रहा है वो। अब देखिए शेष बचे 9 हिरण, और शेष अभी भी, और अब इस खेलने के बाद में कितने शेष बच रहे हिरण? पानी पी रहे हैं, तो इसे ऐसा लिख सकता हूँ, पानी पीने वाले। पानी पीने वाले हिरण कितने हैं हमारे पास? 9। ठीक है, कितने हैं? 9। अब देखिए प्रश्नानुसार कुल हिरण कितने हैं हमारे पास? x। कुल हिरण कितने हैं हमारे पास? x। भाई कुल हिरण तो x है, उसी में पानी पीने वाले, उसी में खेलने वाले हैं, उसी में चढ़ने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले बात कर ले हम किसकी? मैदान में चढ़ने वालों की। तो सबसे पहले कितने हैं हमारे पास? x बटे 2 मैदान में चढ़ने वाले। उसके बाद हमारे पास देखिए शेष को छोड़ देंगे, क्योंकि शेष का तो लिया है, पड़ोस में खेलने वाले कितने हैं हमारे पास? 3x/8। और पानी पीने वाले कितने हैं हमारे पास? 9। तो इन तीनों देखो, चरने वाले, खेलने वाले और पानी पीने वाले, तीनों को मिलकर कुल कितने रन हो रहे हैं हमारे पास? x रन हो रहे हैं। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए इनका एलसीएम लेकर इसको हम सॉल्व करते हैं, एक साथ हम इसको सॉल्व करते हैं, या फिर आप x को भी इधर ला सकते हो। चलो हम x को इधर ले आते हैं। तो देखिए एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, x बटे 2 प्लस 3x/8। इस x को जब मैं इधर लाऊंगा, प्लस का x जो है किसका हो जाएगा? माइनस का, और इस प्लस के 9 को जब मैं उधर ले जाऊँगा किसका हो जाएगा? वो माइनस का 9। अब इसके नीचे 1 लगाते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए तो 2, 8 और 1 का जब हम तीनों का एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास कितना आता है? इनका एलसीएम 8 आ जाता है। 2 का भाग जब मैं 8 में देता हूँ 4 बार जाता है। 4 को जब मैं x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4x। 8 का भाग 8 में देता हूँ 1 बार जाता है तो 3x। और 1 का भाग 8 में देता हूँ 8 बार जाता है। 8 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाता है? 8x हो जाता है, बराबर माइनस का 9। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे मैं 1 लगा सकता हूँ। अब मुझे करना है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणा। जब मैं इसको वज्र गुणा करूँगा तो देखो 4 और 3 कितना x हो गया? 7x माइनस का 8x। ठीक है, ये तो हो गया 7x माइनस का 8x बटे 8 = माइनस का 9/1। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे। 7x में से जब 8x जाएंगे तो हमारा एक x बचेगा, वो भी किसका? माइनस का x बचेगा। वो भी हमारा किसका x बचेगा? माइनस का x बचेगा। तो देखिए माइनस का x बटे 8 बराबर माइनस का 9/1। इसको हम आगे इधर सॉल्व करते हैं। देखिए अब ये हो गया। अब इसको वज्र गुणा करते हैं हम, यहाँ की जगह इसको यहाँ पर वज्र गुणा करते हैं। 1 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं x से तो कितना हो जाएगा? माइनस का x। और 9 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं, माइनस के 9 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं 8 से, तो माइनस का x = हो गया माइनस का 72। और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, x = कितना आ गया? 72। तो कुल हिरण कितने थे हमारे पास? कुल हिरणों की संख्या आ जाती है हमारे पास 72। कुल हिरण कितने थे हमारे पास? 72। ये क्वेश्चन हमारा यहीं सॉल्व हो जाता है। अगर आपसे आगे पूछे कि चरने वाले हिरणों की संख्या अलग बताइए, खेलने वालों की अलग बताइए, तो चरने वाले कितने हो जाएंगे? x बटे 2, मतलब 72/2 36 हो जाएंगे। ठीक है, अवशेष कितने बचे? 36, और 36 का 3/4, 36 का 3/4 क्या हो जाएंगे? हमारे पड़ोस में खेलने वाले। आप इसको ऐसे चेक करके क्वेश्चन की हमारे की जांच कर सकते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में। देखिए हमारा प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? दादाजी की आयु जो है अपनी पौत्री का मतलब उनकी जो नातन है, उनके लड़के की जो बेटी है, उसकी आयु है वो कितनी गुनी है? 10 गुनी है। दादाजी की जो आयु है उसकी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। तो मैं मानता हूँ, माना दोनों की आयु निकालनी है हमको, तो माना पौत्री की आयु, भाई पौत्री की आयु मानूंगा तभी तो दादाजी की 10 गुनी होगी। अब x वर्ष, तो इसलिए दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 10 गुनी है, तो 10 गुणा x बराबर कितनी हो जाएगी? 10x वर्ष। कितनी हो जाएगी? 10x वर्ष। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या होता है? प्रश्नानुसार क्या होता है? यदि उनकी आयु, उनकी मतलब किसकी? दादाजी की जो आयु है वो पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है। दादाजी की आयु कितनी है? 10x है, और पौत्री की आयु कितनी मानी हमने? x। अब देखिए कह रहा है दादाजी की आयु, ये दादाजी की आयु है, पौत्री की आयु से कितने वर्ष अधिक है? 54 वर्ष अधिक है। कितने वर्ष अधिक है? 54 वर्ष अधिक है। तो इधर जुड़ेगा, लड़की की आयु में तो जुड़ेगा, क्योंकि अगर दादाजी और बड़े हो जाएंगे, हमको तो बराबर करना है, अधिक है तो दोनों की आयु। देखिए 10x, इस x को मैं इधर लाऊंगा तो x बराबर 54, तो 9x बराबर कितना हो जाता है? 54। x = 54/9, तो x = कितना हो जाता है? 6 वर्ष। और ये किसकी आयु है? पौत्री की आयु है। पौत्री कितनी उम्र की है? पौत्री कितने उम्र की है? 6 वर्ष की। तो दादाजी कितने वर्ष के होंगे? दादाजी की आयु कितनी की होगी? 6x।
कितनी होगी 10x, कितनी होगी 10x। तो 10x का मतलब 10 गुणा 6 बराबर 60 वर्ष। तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो दादाजी की जो आयु है उसकी, इसकी 6 तो उसकी 10 गुनी होगी। और देखिए 6 में अगर मैं 54 जोड़ूँ तो 60 आएगा। इसका मतलब दादाजी की आयु जो है वो पुत्री से कितनी बड़ी है, 54 वर्ष बड़ी है। दादाजी उस लड़की से कितने वर्ष बड़े हैं, 54 वर्ष अधिक बड़े हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 10, वो क्या कहता है, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। और 10 वर्ष पहले, मतलब 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है वो, तो उसकी आयु जो है पुत्र की आयु की 5 गुनी। आज तो वर्तमान समय में तो 3 गुनी, और 10 साल पहले कितनी गुनी थी, 5 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, प्रेजेंट एज ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या करने वाले हैं, दोनों की प्रेजेंट एज निकालने के लिए मैंने माना पुत्र की वर्तमान आयु, किसका पुत्र है, अमन का पुत्र है कितनी हो जाती है, x वर्ष। तो बताइए अमन की कितनी हो जाएगी, प्रश्न के अनुसार करना है, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। आयु की 3 गुनी है तो 3x वर्ष हो जाएगी कि नहीं, बताइए। ये क्या है, वर्तमान आयु है दोनों की। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, अमन की प्रेजेंट एज। अब आगे जो करना है हमको, देखिए उन्हें क्या दिया हुआ है, 10 वर्ष पहले। तो मैं लिखता हूँ पुत्र की 10 वर्ष पहले आयु कितनी होगी, तो माइनस करना पड़ेगा कि नहीं। आज x साल का है तो 10 साल पहले x माइनस 10 वर्ष का था। इसी प्रकार अमन की, मतलब उसके पापा जी की जो वर्तमान 10 वर्ष पहले की आयु होगी कितनी होगी, बताइए। 3x माइनस का 10 वर्ष होगी कि नहीं, ये तो हो जाती है। प्रश्नानुसार देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है वो, 10 वर्ष पहले उसकी जो आयु थी, पुत्र की आयु की 5 गुनी। तो उसकी मतलब किसकी, जो इसकी जो पिताजी हैं उसकी जो आयु है वो पुत्र की आयु जो 10 वर्ष पहले इतनी थी, जो पिताजी की 10 वर्ष पहले की आयु पुत्र की 10 वर्ष की, पुत्र की आयु की कितनी गुनी है, 5 गुनी थी। पुत्र की आयु कितनी है, इतनी गुनी। इसकी कितनी गुनी थी, वो 5 गुनी थी। इधर हो जाएगा ना, इधर तो होगा नहीं। तो देखिए 5 को गुणा करूँगा इससे 5x हो जाता है, 5 को इससे गुणा करूँगा तो 50 हो जाता है। 3x, 5 को इधर लाऊंगा तो माइनस का 5x हो जाता है, बराबर माइनस का 50। इस 10 को उधर ले जाता हूँ, प्लस का 10 हो जाता है। तो माइनस का 2x इक्वल टू कितना हो जाता है, 40 हो जाता है। माइनस का, माइनस से माइनस हमारा कैंसिल भी हो जाता है। तो x बराबर 40/2 कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो क्या पूछा है, दोनों की वर्तमान आयु। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष थी। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी थी हमारे पास, x। तो x कितना आ गया, 20 वर्ष आ गया। और अमन की कितनी हो जाएगी, उसके जो पिताजी हैं अमन की कितनी मानी थी हमने, वर्तमान आयु कितनी मानी थी अमन की, 3x। तो कितनी हो जाएगी, 3 गुणा 20 बराबर कितने वर्ष हो जाएगी, 60 वर्ष हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं, हो गई। इसकी 3 गुनी हो गई, 20 दिया कि 60। अब 10 वर्ष पहले की बात करें तो 10 वर्ष पहले बताओ, 10 वर्ष पहले जो पुत्र है उसकी कितनी होगी, 20 माइनस 10 बराबर 10 होगी कि नहीं। अमन की कितनी होगी, 60 है तो 60 माइनस 10 बराबर 50 होगी कि नहीं। और देखो 10 जो है इसका कितना गुनी है, 5 गुनी है। हमारे प्रश्न की जांच होगी 10 उसका 5 गुनी है या नहीं। तो देखिए अब हमारे पास ये प्रश्नावली हमारी 2 पॉइंट जो 4 है वो समाप्त हो जाती है। अगर आपको हमारी इसी तरीके से वीडियो पढ़ाना और समझाना बहुत अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आगे से आगे हमारे क्वेश्चन और वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों के पास इसको पहुँचाते जाइए, शेयर करते जाइए। और अब अगली वीडियो में जो हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.5 के बारे में, जिसमें क्या है, हमको वेरिएबल्स के अच्छे तरीके के क्वेश्चन हैं, एक से अधिक वेरिएबल्स हैं, उनके मान निकालना हमको बहुत ही सरल तरीके से और सिंपल तरीके से हमको सीखना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।